प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात बदलती दुनिया के बदलते दस्तूर की, बदलते हुए नए समीकरणों की। किस तरह से इस बदलते समय में सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका ना कोई मतलब है ना कोई औचित्य। कोई कहता है ये बदलते समय के साथ बदलता हुआ संसार है। बात उसकी भी कि कैसे एक धर्म के बारे में अगर कोई बात करे तो वो लाउड स्पीकर लगा के भी कर सकता है। मैं बात सिर्फ भारत की नहीं दुनिया भर की कर रहा हूं और किसी भी और धर्म के बारे में बोलने वालों को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सरेआम हजारों लोगों के सामने गोली मार दी जाती है। बात एक खास व्यक्ति की नहीं, बात ये जो व्यक्ति इस समय ऑन स्क्रीन है, आप इसको जानते हो या ना जानते हो, आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, ये कौन है, क्यों इसको सरेआम अमेरिका में मारा गया, ऐसा क्या बोला था इस व्यक्ति ने जो हजारों लोगों के सामने, सिक्योरिटी के सामने, अमेरिकी कमांडोज के सामने इसको सरेआम मार दिया गया। और ये क्या इतना खास आदमी था कि जिसकी मौत के बाद ये वो विजुअल्स हैं, मैं बताता कब चलाने, लेकिन गरिमा इज सुपर फास्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस शनिवार तक अमेरिका का झंडा हाफ मास्ट पे कर दिया है, यानी पूरा अमेरिका शोक में है। कौन है ये व्यक्ति, क्यों मारा इसको, इसके बारे में बात बताऊंगा, लेकिन पहले कारण, क्योंकि बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बात पूरे सिस्टम की है, बात पूरी प्रणाली की है, पूरे विश्व की है। जैसा मैंने कहा ये बदलते समीकरण की है। यह हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन है ये लोग जो किसी को बोलने नहीं देना चाहते, कौन है ये लोग जो किसी और की सुनना नहीं चाहते, कौन है ये लोग जो इतने डेस्परेट हो जाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये पूरे दुनिया भर की हालत है कि वो गोली मारना पसंद करते हैं बनस्पत के बहस करने की। इसमें बात अमेरिका के गन कल्चर की भी हो सकती है कि इतना आसान है किसी को भी सरेआम सो कॉल्ड दुनिया की सबसे पुरातन डेमोक्रेसी में शांत करना। कितना आसान है किसी को भी इस दुनिया से मिटा देना। लेकिन उस सबसे पहले बात लेफ्ट वर्सेस राइट की। जी हां, क्योंकि ये सब, चाहे बात चार्ली कर्क की हो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यह बात दुनिया में किसी भी और चीज की, ये सारी चीजें लेफ्ट वर्सेस राइट के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेफ्ट वर्सेस राइट यानी वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ। जो लगातार जो खाई है लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच, वो बढ़ती जा रही है। इन दोनों के बीच एक ऐसी खाई, एक ऐसी दरार है जो आइडियोलॉजिकल थी, लेकिन वो आइडियोलॉजी से कब बंदूक तक पहुंच गई लोग समझ नहीं पाए। ये दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, 180 डिग्री विपरीत, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू विपरीत है, यानी इनका नजरिया एक दूसरे से मेल नहीं खाता। उनका उद्देश्य भी पूरी तरह से अलग है, उनका टारगेट, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो संपूर्णतः अलग है। लेकिन दोनों लोकतंत्र का भाग है और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। क्यों भारत कहता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्यों अमेरिका डंके की चोट पे कहता है कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अमेरिका। लेकिन उसी अमेरिका में गन कल्चर पे बोलने वाले, उसी अमेरिका में जीसस क्राइस्ट पे बोलने वाले, क्रिश्चियनिटी पे बोलने वाले चार्ली कर्क को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्यों? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, लेफ्ट और राइट की बढ़ती हुई दरार।
ये लेफ्ट और राइट के विचारों की दरार है। हमने बड़े बड़े डिबेट देखे, हमने बड़े बड़े बहस सुनी है, हमने बड़े बड़े लोगों की बहुत हाई टेम्परेचर डिबेट सुनी है, लेकिन वो डिबेट्स होती थी, गोलियां नहीं चलती थी। ये डेमोक्रेसी में शब्दों की जगह गोलियों ने कब ले ली? शब्दों की जगह बंदूकों ने कब ले ली? इतना डेस्परेट हो गए हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बात करने पे, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों, गन कल्चर की बात करने पे सरेआम गोली मार दी। मैं फिर बोल रहा हूं, बात एक व्यक्ति की नहीं, बात सोच की है, बात लेफ्ट और राइट की है। अगर अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, अगर अपनी बात को सही ठहराने के लिए आपको किसी का खून करना पड़े, आपको किसी को गोली मारनी पड़े, तो ऐसा उद्देश्य किस काम का? और क्या ऐसे उद्देश्य की या क्या इस सोच की आज की डेमोक्रेसी में, 2025 की डेमोक्रेसी में जगह है? मेरी माने तो सचमुच लोकतंत्र में ऐसी सोच की भारत हो या अमेरिका, कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस। दर्शकों, लोग कहते हैं कि अमेरिका, जैसा मैंने कहा, अभी जनरल्स आएंगे, एनालिस्ट आएंगे, फॉरेन। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे स्क्रीन पर, ये दुनिया भर में द राइज ऑफ द राइट के चेहरे हैं। द राइज ऑफ द राइट, समझ रहे हैं आप? लोग डोनाल्ड ट्रंप को भारत में, मैं बैठ के अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को एनालाइज करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा, तो ऑब्वियसली भारत के लिए ठीक नहीं है। अगर मोदी के, नरेंद्र मोदी के नियमों को, जिसमें उन्होंने भारत के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला, वो अमेरिका में बैठे हुए मीडिया या अमेरिका में बैठे हुए लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोदी अपने देश के लिए राष्ट्रवादी है, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए है, मेलोनी अपने देश के लिए है, लूला अपने देश के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा का विरोध अमेरिका में कब हुआ? जब उन्होंने इल्लीगल इमिग्रेंट्स, यानी घुसपैठी, इल्लीगल घुसपैठियों के खिलाफ पिछली बार जब राष्ट्रपति बने तो दीवार बनाई, और इस बार उनको जबरदस्ती आईस, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अलग डिवीजन बनाई, आईसीई, और उसको बना के जितने भी इल्लीगल घुसपैठी थे, चाहे उसमें भारतीय हैं, अगर इलीगली गए हैं तो वो अमेरिका के लिए घुसपैठी हैं, उनको निकाला। वो भारत में बैठे लोग, वो मेक्सिको में बैठे, वो कनाडा में बैठे, वो दुनिया की किसी और में बैठे राजनेता अगर देखेगा कि मेरे देश को, लोगों को अमेरिका निकाल रहा है, तो उसके लिए ट्रंप गलत है। लेकिन अमेरिकियों से पूछिए, क्योंकि मेरी अगली लाइन यह है दर्शकों, कि अगर हम हिंदुस्तानी, अगर हम भारतीय रोहिंग्याओं को, उन इल्लीगल इमिग्रेंट्स, उन घुसपैठियों को जो जबरदस्ती हमारी बाउंड्रीज, हमारे बॉर्डर को पार करके हिंदुस्तान में घुसे, अगर उनको निकालते हैं बाहर, तो म्यांमार में जाके, बर्मा में जाके हम पूछेंगे क्या उनकी सरकार से या रोहिंग्याओं के नेता से? तो वो क्या बोलेंगे? वो वही बोलेंगे जो हमारे यहां कुछ लोग अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बोलते हैं, उनकी इस नीति पे। ये डिवीजन है। ये वही लोग हैं जो अमेरिका में भी अपने आप को उदारवादी, बड़ी सोच का लोग बोल के, हम बड़ी सोच के हैं, सबको आने दो, बॉर्डर खोल दो, वही सोच के लोग भारत में भी हैं, आपके हमारे बीच में भी हैं। उनकी नुमाइंदगी लोकसभा, राज्यसभा दोनों में है, जो कहते हैं नहीं बॉर्डर खोल दो, नहीं आने दो, नहीं कोई आया है इलीगली रह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, असला बना रहा है, जो कर रहा है, सारे गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको करने दो मानवता के नाम पे, इन द नेम ऑफ इंसानियत। लेकिन कब तक और कहां तक? हर चीज को अपने परिप्रेक्ष्य में रख के सोचना जरूरी है। दूसरे पे उंगली उठाना आसान है,
बहुत आसान है दूसरे पे उंगली उठाना। इसलिए मैंने कहा वो सारे लोग जो ट्रंप के ऊपर उसकी इस बात पे घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पे सवाल खड़ा करते हैं, वो अपने परिप्रेक्ष्य में भी देखें और फिर सोचें और फिर बात करें कि आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत सिर्फ एक है, राइट बनाम लेफ्ट, राइट वर्सेस लेफ्ट, और ये सोच की दिक्कत है, ये सोच का फर्क है। जब तक बात सोच पे थी, जब तक बात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे थी, जब तक बात दो अलग अलग धारणाओं की थी, दो अलग अलग रास्तों की थी, तब तक ठीक थी। इन दोनों रास्तों की जगह डेमोक्रेसी में इतनी जगह है कि वो इन दोनों को अपने में संभाले। लेकिन जैसे ही आप बंदूक उठा लेते हैं, जैसे ही आप अपने प्रतिद्वंदी की बात नहीं उस पर बंदूक चला के उसको शांत करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या नेपाल, चाहे वो यूरोप हो या हिंदुस्तान, जैसे ही आप बंदूक उठाते हैं आपका टारगेट, आपका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। नेपाल में आज वो युवा जिन्होंने इसको जेन ज़ी का प्रोटेस्ट बताया था, आज वो डिवाइडेड हैं। क्यों? क्योंकि आधे युवा चाहते हैं कि राजशाही वापस आ जाए, नेपाल का वो गौरव वाला समय जब एक राजघराना नेपाल पे राज करता था वो वापस आ जाए। और आधे कहते हैं नहीं, we want the pro-American rapper back। तो बात चाहे नेपाल की हो या बात हो इटली की, बात हो फ्रांस की, यूरोप की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम where the sun never sets। उस यूके की हालत देखिए, उस इंग्लैंड की हालत देखिए, जो वो कर रहे हैं उनको मुबारक। यूरोप के बारे में इटली के प्रधानमंत्री की वो टिप्पणी याद है आपको जनरल साहब, या भूल गए अवधेश जी आप? रविंद्र जी याद होगा आपको कि दिक्कत अफ्रीका से नहीं, दिक्कत अफ्रीका से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स की नहीं, दिक्कत अफ्रीका से आ रहे उन जबरदस्ती घुसने वाले घुसपैठियों से नहीं, दिक्कत यूरोप के उन देशों से है जिन्होंने जबरदस्ती साल नहीं, दशक नहीं, कई सौ साल से अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के उन देशों के ऊपर प्रताड़नाएं की हैं। यह बोल देना आसान है कि यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, यूके में, स्पेन में, पोर्चुगल में, स्विट्जरलैंड में जबरदस्ती अफ्रीकन इमिग्रेशन हो गया है। लेकिन कोई ये बोलता है, मेलोनी के अलावा मेरे को एक राजनेता बताइए पूरे यूरोप का जिसमें यह दम हो कहने का कि गलती अफ्रीका की नहीं, गलती यूरोप के उन देशों की है जिन्होंने अफ्रीका को अपना स्लेव समझा, जिन्होंने अफ्रीकी देशों को अपनी जागीर समझी, अपने बाप की जागीर समझी। और आज when the chickens have come home to roost, तो कह रहे हैं बॉर्डर सील कर दो। दिक्कत उस सोच की है जो यह सोचता है कि यूरोप में बैठ के अफ्रीका के देशों के पैसे भी फ्रांस छापेगा, अफ्रीका के देशों के पैसे और सिक्का, सोना, उनके डायमंड स्पेन रखेगा, लेकिन उनको $1 या £1 या €1 से भी कम एक दिन में एक आदमी को 12 घंटे मेहनताना देगा। तो यह होगा जो नेपाल में हुआ है। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, पिछले 24 घंटों में गरिमा एक तरफ नेपाल दिखा दीजिए और एक तरफ चार्ली कर्क, क्योंकि इसके बाद मैं अपने एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। चार्ली कर्क, ये अमेरिकी व्यक्ति जो कि प्रो रिपब्लिकन, प्रो डोनाल्ड ट्रंप, ये बात धर्म की भी करते थे। ये कहते थे सारे धर्मों की बराबर, सारे धर्म बराबर है। अगर आपके सबको अपने आराध्य, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। मैं हमेशा कहता हूं किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मेरा आराध्य तुम्हारे आराध्य से कम क्यों? चार्ली कर्क सिर्फ ये कहते थे कि जीसस क्राइस्ट भी असली थे, और उस दिन जिस दिन उन्हें गोली मारी गई उससे ठीक 40 सेकंड पहले वो यही बोल रहे थे। लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं था, किसी से यह बर्दाश्त नहीं था कि उसने ये कैसे बोल दिया कि उसके आराध्य भी असली है। उसने ये कैसे बोल दिया? ये दो जो तस्वीरें हैं दर्शकों, एक अमेरिका के चार्ली कर्क को सरेआम मारने की, और दूसरा नेपाल में ये अनार्की, नेपाल में ये प्रोटेस्ट, नेपाल में ये कू होने की। आपको पता है सबसे ज्यादा
कहां प्रोपोगेट वायरल हो रही है? अफ्रीका में, अफ्रीका में। लोग कह रहे हैं नेपाल एक छोटे से देश, एक तरफ चाइना से घिरा हुआ, एक तरफ इंडिया से, वहां का युवा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा, हिंदुस्तान में, भारत में एक पूरा सेक्शन है जनरल दयाल, पूरा सेक्शन ऑन विच यू हैव टू कमेंट टुडे। आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि ये ठीक है, जब नेपाल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? करप्शन नेपाल में है, भारत में नहीं। मैं नहीं कहता कि भारत पूरी तरह करप्शन से अछूत है, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं होता, रियलिटी है। लेकिन जो नेपाल में हुआ या जो अमेरिका में हो रहा है, उससे आप क्या आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे? जब बांग्लादेश में हो रहा था जनरल दयाल, वहां के युवा बाहर आके बोल रहे थे, ओ वी आर वेरी हैप्पी, आधी बंगाली, आधी हिंदी, आधी इंग्लिश कंबाइन करके ग्लोबल सिटीजन्स बन के बोल रहे थे, अरे वी विल अचीव दादा, हम ऐसा कर लेंगे कि आप भी देखोगे। कहां है वो युवा? कहां है वो महिलाएं? कहां है वो लड़कियां? आपको पता है वहां कॉलेज में अगर आप आज हिजाब नहीं पहनते तो कॉलेज, किसी कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी, कहीं आपको जाना अलाउड नहीं है। कई मार्केट में वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट में, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के बांग्लादेश में आग लगाई, मैं कह रहा हूं, आग लगाई, वो कहां है? वो अपने घरों से नहीं निकल पा रही हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रही हैं। ये होता है रियलिटी, ये होती है असलियत। इसलिए बात को समझने की जरूरत है, बात को परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। नेपाल में क्या सब कुछ हंकी डोरी है? संसद को जला देंगे, प्रधानमंत्री को भागेंगे, मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा के मारेंगे। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके बाद नाचने की वीडियो बनाएंगे। आप समझिए, नाचने की वीडियो बनाएंगे नेपाल में। आप मुझे कह रहे हैं ये राष्ट्रवादिता है, आप मुझे कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी लोग हैं, आप मुझे कह रहे हैं अगर ये युवा है तो ये राष्ट्रवादी युवा है। नो, अपने देश की संसद जला के नाचना गाना ये एनार्किस्ट करते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं करते हैं। आपको करप्ट नेताओं को भगाना था, आपने भगा दिया। आपने लोगों को घरों से निकाल के मारा, आपने क्या नहीं आपने कुछ छोड़ा नहीं, और आप कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। जलती हुई संसद, जलते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय के आगे नाचना गाना, खुशी मनाना। ये नेपाल हो या अफ्रीका, अमेरिका में चार्ली कर्क को सरेआम मारना हो या बांग्लादेश में त्राहिमाम करना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जब एक वर्ग इतना फ्रस्ट्रेट और इतना डेस्परेट हो जाता है तो वो अपनी बात सही मनवाने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है।